जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में। ड्यूटेरिया बिहार दरोगा मद निषेध प्रारंभिक परीक्षा के लिए स्पेशल जो प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया है, इसी बुक का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 8 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेकर 7 तक जो है ना सारा क्लास करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 7 तक सारा क्लास मिल जाएगा। और इसके बाद जो है ना आपका 2 सेट और बचाएगा, तो फिर पूरी तरीके से बुक क्या होगा तो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपका एक मैराथन क्लास ला देंगे, ताकि आपका 1 से लेकर 10 तक आपका क्या होगा सारा आपका एक क्लास में जो है रिवीजन करवा देंगे। ठीक है, तो बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि अभी आपका जो है ना मेंस का एग्ज़ाम पे होने वाला है, और आपका इसके बाद आपका क्या होगा बिहार पुलिस मद निषेध का एग्ज़ाम होने वाला है। दोनों के लिए बहुत फ़ायदा होगा, तो जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, क्लास कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। अंतिम समय जो है ना आपका प्रैक्टिस रिवीजन ही आपका क्या करेगा, रिजल्ट दिलाएगा। और हाँ, जिनको भी इस बुक का प्रैक्टिस सेट लगाना है, तो आप सभी लोग बिहार पुलिस मद निषेध 70 दिन का 70 जो प्रैक्टिस सेट ग्रुप स्टार्ट हुआ है उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपका हर सैटरडे संडे को जो है ना इस बुक का प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। इसमें आपका जो है ना 2 टेस्ट हो चुका है। आपका जो आने वाला सैटरडे संडे होगा, कल आपका और संडे को आपका सेट नंबर 3 और सेट नंबर 4 का टेस्ट होगा। और इसमें बेहतरीन ढंग से जो है ना इसका डिस्कशन दिया गया है। आप देखे होंगे इसका जो है ना PDF आपका सेट नंबर 1 का टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन में जो है ना राहुल स्टडी ग्रुप जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक दिया हुआ है, तो लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपका सेट नंबर 1 का क्वेश्चन और सेट नंबर 1 का सोल्यूशन दोनों वहाँ पे भेजा हुआ है। जाके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार इसमें क्वेश्चन का लेवल है और किस प्रकार इसमें लाजवाब जो है डिस्कशन दिया गया है। क्योंकि आपको पढ़िएगा तो जो भी मान लीजिए क्वेश्चन नंबर आपका 42 गलत हुआ तो उसको देखिएगा, तो पढ़िएगा तो आपको कम से कम 20 क्वेश्चन आपको उसमें सीखिएगा। तो इस प्रकार जो है ना बेहतरीन ढंग से प्रैक्टिस लगाइए, रिवीजन कीजिए, तभी जो है ना आपका 100% फ़ायदा होगा। तो आज के क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखेंगे, तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा। और सभी लोग लास्ट में कमेंट कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा एक कथन क्या है तो सही नहीं है। बताइए इसमें कौन सा कथन क्या है तो गलत है। बताइए यहाँ पे देखिए 4 कथन दिया और चारों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन क्या है तो गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि ताप्ती नदी जो है ना सतपुड़ा के दक्षिण में है, ये क्या है आपका सही है। ताप्ती नदी जो है सतपुड़ा के दक्षिण में, ये क्या है सही है। दूसरा कह रहा है कि नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी श्रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती है, ये भी क्या है तो सही है। और तीसरा कह रहा है कि पश्चिमी घाट में नाय मुड़ी सबसे ऊंची चोटी है, ये भी क्या है तो आपका सही है। चौथा कह रहा है कि पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र के अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, ये क्या है आपका गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा ना केवल 4 क्या है गलत है, बाकी 1 2 3 क्या है बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा ना कि पश्चिमी घाट के बारे में याद रखिएगा कि पश्चिमी घाट की ऊंचाई जो है ना, पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण बढ़ती जाती है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो केरल में स्थित अनायमुड़ी चोटी है, जो 2695 मीटर है, जो दक्षिणी क्षेत्र में क्या है स्थित है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कह रहा है कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या जो है ना कितनी है, बताइए। सबको पता, देखिए क्वेश्चन आपको हम करवा भी चुके हैं। कह रहा है कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है, तो क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ PD होगा कितना जिला है, तो 12 जिला है। तो बिहार राज्य के 12 जिले गंगा नदी के तट पर अवस्थित है, जिसमें सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार क्या है तो शामिल है। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा ना कि बिहार में गंगा की कुल लंबाई कितनी है, तो गंगा की कुल लंबाई बोला कितना 445 किलोमीटर है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 3 करा कि दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियाँ निम्न में से किससे निकलती है, बताइए। दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियाँ जो है निम्न में से किससे निकलती है, तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, छोटानागपुर के पठार से निकलती है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील जो है ना कौन सी, बताइए। भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील जो है ना कौन सा है, तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, चिल्का झील है। क्या है तो चिल्का झील है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से अभिकथन ए है और कारण आर है। अभिकथन ए को पढ़िए और कारण आर को पढ़िए, बताइए दोनों में से कौन सही है कौन गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला अभिकथन देखिए ए कह रहा है कि काली मिट्टी कपास की खेती के लिए क्या है उपयुक्त है, ये क्या है बिल्कुल सही है। काली मिट्टी क्या है, क से काली, क से कपास के लिए क्या है खेती के लिए उपयुक्त है, क्या है सही है। दूसरा कारण देखिए कारण आर कह रहा है कि उनमें जो है जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, ये क्या है आपका गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ए सही है, परंतु आर क्या है तो गलत है। ठीक है, तो याद रखना कि काली मिट्टी में तीव्र जलधारण की क्षमता पाई जाती है, और यह भीगनों पर जो है ठोस और चिपचिपा हो जाती है, और सूखने पर अंकुचित या दरार युक्त हो जाती है, इसलिए इसे जो है ना स्वतः जुताई वाली मिट्टी जो है ना कहा जाता है। ठीक है, और याद रखना कि यह मिट्टी जो है ना काली मिट्टी जो होता है कपास की खेती के लिए उपयुक्त होता है, और इस मिट्टी का रंग जो है ना गहरा काला से हल्का काला होता है, और चेनस्ट की तरह होता है, और समानता इसमें जो है लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की प्रचुरता पाई जाती है। ठीक है,
चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 6 करा कि विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में जो है ना कौन सी है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करा कि विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे गंगा नहर है। क्या है, तो गंगा नहर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 7 करा कि हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल जो है ना कौन सा था, बताइए। करा कि हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल जो है ना कौन सा था। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मैक्सिकन गेहूँ था। क्या था, मैक्सिकन गेहूँ था। चलिए आगे देखिए करा कि निम्न कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र जो है ना कर्नाटक में क्या है, तो नहीं है, बताइए। इसमें कौन जो है बोल रहा है कि निम्न में कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में क्या है, तो नहीं है, बताइए। कौन नहीं है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला जो है ना पुलेन पलानी, ये क्या है, तो आपका यही नहीं है, ये नहीं है, तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा। बाकी बाबा बुदन गिरी है, आपका कुर्ग है और चिकमंगलुरु, ये सब क्या है, तो कर्नाटक में है। तो याद रखें ना कि भारत जो है ना कॉफ़ी बोर्ड के अनुसार कर्नाटक के चिकमंगलुरु और कोडागु, कुर्ग एवं हासन जिले, केरल के वायनाड और त्रावणकोर एवं नेल्लमपथी क्षेत्र एवं तमिलनाडु के पुलन्नेज और नीलगिरी, सेवराय, सलेम एवं अन्नामलाई जो कहाँ है, कोयम्बटूर क्षेत्र कॉफ़ी उत्पादन के लिए क्या है, तो प्रसिद्ध है। लेकिन आपका बाबा बुदन कर्नाटक में है, जहाँ भारत में क्या है सर्वप्रथम कॉफ़ी जो है ना कॉफ़ी के क्या है पौधे रोपित किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना पुलने पलानी क्या है, तो नहीं है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 9 देखिए यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में देखिए सूची 2 को क्या करना है, मिलाना है। तो ये बताइए कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, बताइए। कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय बोलेगा, कॉफ़ी बोर्ड जो है ना मुख्यालय कौन सा राज्य में, तो कॉफ़ी बोर्ड बोलेगा तो क्या होगा, बेंगलुरु होगा। और रबड़ बोर्ड बोलेगा तो कहाँ है आपका, रबड़ बोर्ड बोलेगा तो कहाँ है आपका, कोट्टायम में है। और चाय बोर्ड बोलेगा तो कहाँ है आपका, कोलकाता में है। और तम्बाकू बोर्ड बोलेगा तो कहाँ है, तम्बाकू बोर्ड बोलेगा तो कहाँ है, ये आपका जो है ना गुंटूर में है। कहाँ है, गुंटूर में है। तो याद रखिए कि कॉफ़ी बोर्ड बोलेगा तो क्या हो जाएगा, बेंगलुरु। और रबड़ बोर्ड बोलेगा तो कोट्टायम, चाय बोर्ड बोलेगा तो कोलकाता, और तंबाकू बोर्ड बोलेगा तो कहाँ है आपका, गुंटूर में। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, 1, 3, 4, 2 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना बी में है। नेक्स्ट आइए कर रहा है कि ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस जो है ना कहाँ स्थित है, बताइए। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ है, तो अमेरिका में स्थित है। तो माउंट सेंट हेलेंस संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन राज्य में सिएटल और पोर्टलैंड के पास स्थित है, और जो कैस्केड पर्वत श्रृंखला का क्या है, तो हिस्सा है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 11 कर रहा है कि कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है ना बनाती है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, विक्टोरिया है। क्या है, विक्टोरिया है। नेक्स्ट आइए करा कि महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति क्या कारण है, बताइए। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का जो है ना क्या कारण है। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, गुरुत्वाकर्षण अभिकेंद्रीय बल तथा क्या केंद्रीय बल से है। तो याद रखिए ना कि कह रहा है कि महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण क्या कारण है, तो गुरुत्वाकर्षण अभिकेंद्रीय बल तथा क्या केंद्रीय बल से क्या है, तो ये होता है। ठीक है, तो ज्वार भाटा जो है ना, ज्वार भाटा की उत्पत्ति सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण तथा बल तथा पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले 2 बलों अभिकेंद्रीय बल, केंद्रोमुखी बल और अपकेंद्रीय बल मतलब केंद्रोपाश्रित बल के परिणामी बल के जो है ना फलस्वरूप होती है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री जो है ना कौन थे, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा कि भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। चलिए आगे देखिए कराए कि निम्नलिखित में सभी कथन ए है और कारण आर है। दोनों को पढ़िए, कभी कथन ए है और कारण क्या है, आर है। दोनों को पढ़िए, बताइए दोनों में से जो है ना कौन सही है कौन गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए अभी कथन ए कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है, ये क्या है, तो सही है। दूसरा कह रहा है कारण देखिए आर कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है, ये भी क्या है, तो आपका सही है। यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, ए आर दोनों सही तथा आर ए का क्या है, सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 15 कह रहा है कि भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सहकारी उद्देश्य हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए जो है अनुमति प्रदान की थी, बताइए। क्वेश्चन करा कि भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्य हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति जो है ना प्रदान की थी। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 15 वर्ष। कितना होगा, तो 15 वर्ष होगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे 2 तथ्य दिया हुआ, 2 कथन है। बोल रहा है कूट की सहायता से जो है ना सही उत्तर का चयन कीजिए, बताइए इसमें कौन सही है कौन गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे,
ये क्या है, सही है। दूसरा करा कि भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त बोलेगा BS रमा देवी थी, ये भी क्या है, तो सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। 1 और 2 दोनों क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 17 करा कि बोहरा समिति जो है ना किसके अध्ययन के लिए क्या है बनाई गई थी, बताइए। बोहरा जो समिति है ना किसके अध्ययन के लिए बनाई गई थी, बताइए क्या होगा। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, राजनेताओं तथा अपराधियों की सांठ-गांठ के लिए बनाया गया था। चलिए आगे देखिए करा कि लोक अदालतों के संदर्भ में निम्न कथनों पे जो है ना कौन सा एक कथन सही है, बताइए। लोक अदालतों के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन सही है, बताइए। चारों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि लोक अदालतों के बारे में, पहला कह रहा है कि प्रत्येक लोक अदालत में केवल सेवारत तथा सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी ही नियुक्त हो सकते हैं, कोई अन्य व्यक्ति नहीं। ये क्या है, बिल्कुल गलत है। दूसरा कह रहा है कि लोक अदालतें ऐसे मामलों का निपटारा कर सकती है जो सिविल ना कि आपराधिक प्रकृति के हैं, ये भी क्या है, तो आपका गलत है। तीसरा कह रहा है कि लोक अदालतों की अधिकारता मुकदमा दायर करने से पहले के मामले का निपटारा करने की है और उन मामलों का नहीं जो कि न्यायालय में क्या है लंबित हो, ये भी क्या है, तो आपका गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें सही जो है ना कोई नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा ना कि लोक अदालतों में सामान्य न्यायालयों में लंबित मामलों का दोनों पक्षों के मध्य समझौते के आधार पर निपटारा किया जाता है। इनमें दीवानी मामले के साथ साथ कतिपय मतलब प्रसम आपराधिक मामलों पर भी विचार किया जाता है। और लोक अदालतों में वर्तमान तथा सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी अथवा विधिक ज्ञान रखने वाला जो है ना सामान्य व्यक्ति पीठासीन अधिकारी होता है तथा समानता जो है ना एक वकील एवं एक सामाजिक कार्यकर्ता इसके सदस्य होते हैं। ये क्या होगा आपका लोक अदालत के बारे में, या जो है ना ये याद रखिएगा पॉइंट। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 19 कह रहा है कि विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या जो है ना कितनी है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या जो है ना कितनी है, बताइए क्या होगा, बताइए। कह रहा है कि विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कुल सदस्य संख्या का जो है 1/6 है। नेक्स्ट है रणनीति में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अनुच्छेद कितना होगा, 105 होगा। चलिए आगे देखिए करा कि राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्तियों जो है ना किस क्षेत्र में प्राप्त है, बताइए। करा कि राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में प्राप्त है, बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, संविधान में संशोधन करने के विषय में क्या है, तो प्राप्त है। तो राज्यसभा और लोकसभा को संविधान में संशोधन करने के विषय में समान शक्तियाँ प्राप्त है, क्योंकि किसी भी संवैधानिक संशोधन को पारित करने के लिए दोनों सदनों के विशेष बहुमत की सहमति क्या है, आवश्यक होता है। नेक्स्ट आइए करा कि संशोधनों को उनके कार्यान्वयन के वर्ष मिलान कीजिए और उनके कूट की सहायता से जो है उत्तर को चुनिए। यहाँ पे सूची 1 में क्या है, आपका नेताओं के नाम है और सूची 2 में क्या है, दलों के नाम है। बताइए किस नेता के दल का जो है नाम क्या है, इसके बारे में बताना है। बताइए देखिए पहला है क्या है, S.A. डांगे। S.A. डांगे का दल के नेता का नाम क्या है, बताइए। S.A. डांगे का बोलेगा तो क्या है, तो आपका जो है ना भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, क्या है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है। और दूसरा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बोलेगा तो दल का नाम क्या है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का दल का नाम बोलेगा तो क्या है, आपका भारतीय जो है ना जनसंघ है। और मीनू मसानी का बोलेगा दल का नाम क्या है, मीनू मसानी का बोलेगा स्वतंत्र पार्टी है। और अशोक मेहता का बोलेगा तो क्या, अशोक मेहता का जो है ना प्रजा सोशलिस्ट पार्टी है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, 4, 1, 2, 3 4, 1, 2, 3 किस में, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। चलिए आगे देखिए कराए कि इनमें से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति को जो है ना नहीं है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कराए कि इनमें से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति को नहीं है, बताइए। इसमें कौन नहीं है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला करा है कि संवैधानिक जो है ना संवैधानिक विशेषाधिकार को राष्ट्रपति को नहीं है। इसमें पहला करा है कि प्रधानमंत्री नियुक्ति करना ये आपका है। दूसरा करा है कि लोकसभा को भंग करना ये है। और तीसरा करा है कि वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना ये क्या है, आपका नहीं है। और चौथा है साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना ये क्या है। तो आपका यहाँ पे A, B, D है, लेकिन C नंबर क्या है, तो नहीं है। याद रखिएगा ना कि राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 110 के खंड 1 के उपखंड क से उपचरण जो है ना च में विनिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाले वित्तीय बिल जो कि मनी बिल या धन विधेयक होते हैं को अनुच्छेद 111 के तहत अन्य साधारण बिलों के तरफ पुनर्विचार हेतु लौटा नहीं सकती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 का है कि इनमें से किस बात में उच्चतम न्यायालय बोल रहा है, किस बात में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग है, बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा SR बॉम्बई बनाम क्या होगा, यूनियन ऑफ इंडिया होगा। चलिए आगे देखिए करा कि बिहार सरकार के द्वारा एड्स को खत्म करने का जो लक्ष्य रखा गया है ना, कब तक रखा गया है। बिहार सरकार के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करा कि बिहार सरकार के द्वारा
एड्स को खत्म करने का जो लक्ष्य रखा गया है ना, कब तक रखा गया है? तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 2030 तक। कब तक रखा गया है? 2030 तक रखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 26 का रहा है कि एशियन गेम्स 2026 का आयोजन जो है ना किस देश में होगा? बताइए, एशियन गेम्स 2026 का आयोजन किस देश में होगा? तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा जापान में। कहाँ होगा? तो जापान में होगा। चलिए आगे देखिए करा कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तो वर्ष 2025 का जो थीम है ना, क्या है बताइए? यहाँ पे क्वेश्चन करा कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं। तो इस वर्ष 2025 का जो थीम है ना, अभी आपका 2026 में आपका मनाया जाएगा, लेकिन आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा 2025 का ही। बताइए 2025 का थीम क्या है? बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा प्रकृति के साथ सामंजस्य और क्या है? सतत विकास है। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा ना कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? विश्व ओजोन दिवस बोलेगा 16 सितंबर को मनाते हैं। और विश्व मधुमेह दिवस बोलेगा तो कब मनाते हैं? विश्व मधुमेह दिवस बोलेगा तो 14 नवंबर को मनाते हैं। और विश्व रक्तदान दिवस बोलेगा तो कब मनाते हैं? 14 जून को जो है विश्व रक्तदान दिवस मनाते हैं। और जैव विविधता दिवस बोलेगा तो कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता 22 मई को मनाते हैं। और इसका थीम पूछेगा तो क्या है? प्रकृति के साथ सामंजस्य और क्या सतत विकास है। नेक्स्ट आइए करा कि हमारी परंपरा हमारी विरासत पहल किस राज्य सरकार द्वारा जो है जारी किया गया? बताइए, हमारी परंपरा हमारी विरासत पहल किस राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है? तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा झारखंड राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया है। याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 29 करा कि पाखुंडी जो है ना पनखुंडी है करा पनखुंडी पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जो है जारी किया गया है? बताइए, पनखुंडी पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। चलिए आगे देखिएगा कि GI टैग पाने वाला पहला भारतीय संगीत वाद्य यंत्र जो है ना कौन सा है? बताइए, GI टैग पाने वाला पहला भारतीय संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है? तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा तंजावुर क्या है? तो वीणा है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत का पेरिस ओलंपिक में अब तक का सबसे सफल प्रदर्शन रहा, जिसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? बताइए। क्वेश्चन करा है कि भारत का पेरिस पैरालंपिक में अब तक का सबसे सफल प्रदर्शन रहा, जिसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 29 पदक जीते। कितने पदक जीते हैं? 29 पदक जीते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। और हाँ, यहाँ अगर पूछेगा ना कि इसमें स्वर्ण पदक कितना है, तो स्वर्ण पदक बोलेगा तो भारत 7 स्वर्ण पदक जीता है, 9 रजत है और 13 क्या है? तो कांस्य पदक है। ठीक है, और भारत का स्थान कितना था रैंक में? जो है 18वां स्थान था। याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 32 का रहा है कि 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स KIUG 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा राजस्थान में। कहाँ किया गया? राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट आइए करा है कि फरवरी 2026 को बांग्लादेश में हुए 13वें संसदीय चुनाव में बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी BNP ने स्पष्ट बहुमत हासिल की है। बताएं कि इस बार किस राजनीतिक पार्टी का चुनाव लड़ने पर जो है ना प्रतिबंध लगाया गया था? बताइए क्या होगा? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा अवामी लीग। क्या होगा? अवामी लीग को जो है ना प्रतिबंध लगाया गया था। तो 12 फरवरी 2026 को बांग्लादेश में हुए 13वें संसदीय चुनाव में बांग्लादेश नेशनल पार्टी BNP ने स्पष्ट बहुमत हासिल की है। और इस बार शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को चुनाव लड़ने पर क्या है? प्रतिबंध लगाया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा ना कि अवामी लीग जो है ना पार्टी किसका था? शेख हसीना जुल्फों वाली की थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 34 करा कि 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में असत कथन मतलब गलत कथन का जो है ना चयन करें। बताइए 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में जो है इसमें कौन सा कथन गलत है? बताइए क्या होगा? बताइए। देखिए 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में बोल रहा है 2023 के बारे में। पहला कह रहा है कि क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य का क्रम जो है ना मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और क्या है? छत्तीसगढ़ है। ये क्या है? तो आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि वाला राज्य बोलेगा तो मिजोरम है। ये क्या है? आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य बोलेगा तो मेघालय है। ये क्या है? तो आपका गलत है। चौथा कह रहा है कि सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाला राज्य या केंद्रशासित प्रदेश बोलेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये क्या है? तो आपका सही है। जिसमें जो है ना आपका 1, 2, 4 सही है, लेकिन 3 नंबर क्या है? तो गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, केवल 3 गलत है, बाकी 1, 2, 4 क्या है? तो सही है। ठीक है, याद रखिएगा ना कि भारत में जो है ना भारत में सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य बोलेगा तो कौन सा है? मिजोरम, ना कि मेघालय है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 35 का है कि भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज किस राज्य में बनाने की जो है ना घोषणा की गई? बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा छत्तीसगढ़ में। कहाँ? तो छत्तीसगढ़ में। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि किसे यूनिसेफ इंडिया द्वारा फॉर एवरी चाइल्ड अभियान का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया गया? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि किसे यूनिसेफ इंडिया द्वारा फॉर एवरी चाइल्ड अभियान का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया गया? बताइए किसको किया गया है?
तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा करीना कपूर खान को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है करा कि दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कल्याण योजना का शुभारंभ किस राज्य द्वारा जो है ना किया गया है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कल्याण योजना का शुभारंभ किस राज्य द्वारा किया गया है? तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? आपका ए होगा, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। चलिए आगे देखिए करा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण चर्चा में रहे याला ग्लेशियर जो विलुप्त होने के कगार पर है किस देश में जो है स्थित है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण चर्चा में रहे याला ग्लेशियर जो विलुप्त होने के कगार पर है किस देश में स्थित है? बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा नेपाल में। कहाँ है? तो नेपाल में है। चलिए आगे देखिए करा है कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 की मुख्य थीम जो है ना क्या है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 की मुख्य थीम जो है ना क्या है? बताइए। और यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए पूछेगा ना कि भारत मंडपम में आयोजित इंडिया AI, सीधा सिंपल पूछेगा ना इंडिया AI समिट जो है इम्पैक्ट समिट कहाँ हुआ है? नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ है। इसका थीम पूछ रहा है क्या है? बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सर्वजन हिताय और क्या है? सर्वजन सुखाय है। नेक्स्ट है करा कि डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित द्वारा संपादित पुस्तक इंडियन रेनेसा द मोदी डिकेड का विमोचन जो है ना किसने किया है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित द्वारा संपादित पुस्तक इंडियन रेनेसा द मोदी डिकेड का विमोचन किसने किया है? तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अमित शाह किया है। किसने किया? अमित शाह किया है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 41 का रहा है कि इफ्को ने अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र जो है ना किस देश में लगाने की घोषणा की है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा इफ्को ने अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र किस देश में लगाने की घोषणा की है? तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ब्राज़ील। क्या होगा? तो ब्राज़ील होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है? तो अभ्यास है। सूची में क्या है? तो आपका आयोजन स्थल है। कौन सा अभ्यास जो है ना कहाँ किया गया इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला क्या है? मिलन 2026 जो है ना कहाँ किया गया? बताइए। तो मिलन 2026 बोलेगा तो विशाखापट्टनम में किया गया। मित्र शक्ति 2025 बोलेगा तो कहाँ किया गया? तो मित्र शक्ति जो है 2026 आपका बेलघाटी जो है ना कर्नाटक में किया गया। ठीक है। और अखंड प्रहार बोलेगा तो कहाँ किया गया? अखंड प्रहार बोलेगा तो जैसलमेर राजस्थान में किया गया। और विनवेक्स बोलेगा तो आपका हनोई में किया गया। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 4-2-3 है। किसमें? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना ए में है। नेक्स्ट ये करा कि निम्नलिखित में से यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के भारत आगमन का सही क्रम जो है ना कौन सा है? मतलब क्रम के अनुसार जो है ना कौन आया था? करा निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के भारत आगमन क्रम का जो है ना सही क्रम क्या है? बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। पहले पुर्तगाली, उसके बाद क्या है? डच, उसके बाद ब्रिटिश, उसके बाद क्या है? डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी, उसके बाद क्या है? स्वीडिश आया था। तो पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी और क्या है? स्वीडिश आया था। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 44 का है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर या गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? बताइए। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर या गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में किया गया था। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था 1780 से 1784 के दौरान वारेन हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर जनरल थे जिनका कार्यकाल 1772 से 1785 तक था। और यह युद्ध जो है मंगलौर की संधि के साथ क्या हुआ? समाप्त हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 1784 के बीच हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट आइए यहाँ पे देखिए अभिकथन ए है और कारण आर है। दोनों को पढ़िए। अभिकथन ए दिया और कारण आर को पढ़िए। दोनों में से कौन सही है कौन गलत है? बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है अभिकथन ए कह रहा है। अभिकथन ए में कह रहा है ना कि 1864 में ब्रह्म समाज की प्रेरणा में मद्रास में वेद समाज की स्थापना हुई थी। ये क्या है? तो सही है। 1864 ईस्वी में ब्रह्म समाज की प्रेरणा से मद्रास में वेद समाज की स्थापना हुआ था। ये क्या है? सही है। और कारण आर कह रहा है इस समाज ने जाति प्रथा का विरोध किया तथा विधवा पुनर्विवाह और कन्याओं की शिक्षा का समर्थन नहीं किया था। ये क्या है? तो गलत है। यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सी होगा। ए सही है किंतु आर क्या है? तो गलत है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि निम्न में से किस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों और कारीगरों शिल्पियों आदि के निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पैरागी के रूप में जो है ना धन देते थे? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों कारीगरों शिल्पियों आदि के से निर्मित माल जो है ना प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पैरागी रूप जो है ना धन देते थे? बताइए क्या होगा? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ददनी प्रथा। क्या होगा? ददनी प्रथा होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 47 का रहा है कि फैजाबाद में 1857 की ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व जो है ना किसने किया था? बताइए। फैजाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मौलवी अहमदुल्ला। किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि बोस्टन टी पार्टी घटना जो है ना कब हुआ था? बताइए। बोस्टन टी पार्टी का जो घटना हुआ था ना कब हुआ था? बताइए।
तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1773 में। कब हुआ? 1773 में हुआ था। नेक्स्ट आएगा गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? बताइए। करा गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से जो है ना प्रकाश चला गया? बताइए। 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। याद रखिए ना कि 30 जनवरी 1948 की शाम को महात्मा गांधी की हत्या के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए भावुक भाषण दिया, जैसे कि जिसे द लाइट जो है ना, द लाइट हैज़ गॉन आउट ऑफ आवर लाइफ्स, हमारे जीवन से जो है ना प्रकाश चला गया कहा जाता है। उन्होंने कहा हमारे प्रिय नेता जिन्हें हम बापू कहते थे, राष्ट्रपिता जो है ना अब नहीं रहे। ठीक है, तो सिंपल याद रखिएगा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, यह कथन किसने कहा था गांधी जी की मृत्यु के बाद? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। चलिए आगे देखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा प्रदान किया गया था? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट आएगा कि दिल्ली सल्तनत के शासकों में से किसने सबसे लंबे समय तक शासन किया था? बताइए। दिल्ली सल्तनत के शासकों में से किसने सबसे लंबे समय तक शासन किया था? तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बहलो लोदी ने किया। किसने किया था? बहलो लोदी किया था। तो दिल्ली सल्तनत के शासकों में से बहलो लोदी ने सबसे लंबे समय तक लगभग 38 साल मतलब 1451 से 1489 तक शासन किया था, जिससे लोदी वंश की नींव मजबूत हुई और उन्होंने दिल्ली सल्तनत के बाद के दौर में जो है ना एक स्थिर आधार जो है ना स्थापित किया था। ठीक है, और याद रखें कि बहलो लोदी जो था ना, लोदी वंश क्या था? स्थापना किया था। नेक्स्ट आइए, अकबर ने मजहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। यहाँ पे आपका 2 कथन दिया, बताइए इसमें कौन सा कथन क्या है? तो सत्य है। बताइए। अकबर के मजहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें 2 कथन है, बताइए दोनों में से कौन सही है? बताइए। तो देखिए अकबर के मजहर के बारे में बोल रहा है। पहला कार्य की घोषणा 1579 में हुई थी, ये क्या है? तो आपका सही है। दूसरा कार्य यह साम्राज्य की धार्मिक परिस्थितियों में स्थिरता प्रदान करने में सहायक सिद्ध हुआ था, ये भी क्या है? तो आपका सही है। यहाँ पे क्या होगा? दोनों कथन जो है ना आपका सही है, तो एक और 2 दोनों कथन क्या है? तो सही है। नेक्स्ट आएगा कि किस सिख गुरु ने गुरु अमृतसर की जो है ना स्थापना की? बताइए। किस सिख गुरु ने अमृतसर की स्थापना की? तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा रामदास ने किया। किसने किया? रामदास ने। तो अमृतसर शहर की स्थापना सिखों के चौथे गुरु जो है ना गुरु रामदास जी ने 1574 में की थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 54 करा कि बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में बौद्ध दर्शन का जो है ना वर्णन मिलता है? बताइए। करा कि बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में बौद्ध दर्शन का वर्णन मिलता है? तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा अभिधम पिटक में। क्या होगा? अभिधम पिटक होगा। तो बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक जो 3 भागों में क्या है? विभाजित है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और क्या? अभिधम पिटक। ठीक है, तो करा कि बौद्ध धर्म की किस ग्रंथ में बौद्ध धर्म दर्शन की वर्णन मिलता है? तो अभिधम पिटक मिलता है। नेक्स्ट है करा कि 16 महाजनपदों में से कुरु की राजधानी जो है ना कहाँ थी? बताइए। तो कुरु की राजधानी बोलेगा कौन है? इंद्रप्रस्थ है। क्या है? इंद्रप्रस्थ है। कुरु टाइप कौन होते हैं? इंद्र भगवान होते हैं। तो क्या होगा? कुरु की राजधानी कहाँ है? इंद्रप्रस्थ है। विराटनगर किसका है? मत्स्य की राजधानी जो है ना विराटनगर है। ठीक है, याद रखिएगा। और कौशाम्बी बोला किसका है? तो वस्त्र राजधानी जो है ना कौशाम्बी है। और आपका हाटक जो है ना किसका है? तो हाटक जो है ना आपका राजधानी किसका है? तो हाटक का बात करें तो ये राजधानी जो है ना कम्बोज का। कम्बोज का क्या है? कम्बोज के क्या है? तो हाटक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 56 करा कि गुप्त शासकों में से किसने महाधिराज की उपाधि जो है ना धारण किया था? बताइए। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया कर है कि गुप्त शासकों में से किसने महाराज की उपाधि धारण किया था? किसने किया था? तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा चंद्रगुप्त प्रथम ने किया। किसने किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुए सैन्य गुटों में कौन सा देश धुरी राष्ट्र का सदस्य नहीं था? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुए सैन्य गुटों में कौन सा देश धुरी राष्ट्र का सदस्य नहीं था? बताइए इसमें कौन नहीं था? बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा ब्रिटेन नहीं था, लेकिन आपका जर्मनी, इटली और क्या है? जापान था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में जो है ना ब्रिटेन शामिल नहीं था, धुरी राष्ट्र में जो है ना जर्मनी, इटली और क्या है? जापान शामिल था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 58 करा कथन 1 और कथन 2 को पढ़िए। कथन 1 दिया और कथन 2 को पढ़िए। बताइए इसमें जो है ना आगे देखिए दिया हुआ सही कथन में जो है ना बोल रहा है कि कूट की सहायता से सही उत्तर का जो है ना चयन कीजिए। दोनों कथन को पढ़िए, बताइए दोनों में से जो है ना कौन सही है कौन गलत है? बताइए क्या होगा? तो देखिए पहला कथन कर रहा है कि पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कृषि क्षेत्र में मुख्य पहल भूमि सुधार तथा हरित क्रांति थी। ये क्या है? तो सही है। पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कृषि क्षेत्र में मुख्य पहल भूमि सुधार तथा हरित क्रांति थी। ये क्या है? तो सही है। और दूसरा कथन कर रहा है कि भूमि सुधार तथा हरित क्रांति से भारत जो है ना खदान उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सका। ये भी क्या है? तो आपका सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? सही जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा। 1 और 2 दोनों सही है तथा 2 जो है ना एक ही क्या है? सही व्याख्या करता है। तो उत्तर क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 59 कर रहा है कि प्रति व्यक्ति संतुलन को ठीक करने के लिए निम्नलिखित भुगतान उपायों में से कौन सा उपाय जो है ना मौद्रिक नहीं है? बताइए।
यहाँ पे क्वेश्चन करा कि प्रति व्यक्ति संतुलन को ठीक करने के लिए निम्नलिखित भुगतान उपायों में से कौन सा उपाय मौद्रिक नहीं है। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, आयात नियंत्रण है। क्या है, आयात जो है ना नियंत्रण है। ठीक है, बाकी आपका यहाँ पे क्या मूल्यन है और अपस्फीति है, विनिमय जो है नियंत्रण है। ठीक है, आगे देखिए करा कि निम्न में से कौन सा मांग का प्रत्यक्ष निर्धारक नहीं है, बताइए। निम्न में से कौन सा मांग का जो है ना प्रत्यक्ष क्या है निर्धारक नहीं है, बताइए कौन नहीं है। देखिए यहाँ पे जो है ना आपका आय है, वस्तु की कीमत है, लेकिन आपका बचत क्या है तो नहीं है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। बाकी इनमें से तो कोई नहीं, तो है ही नहीं है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। तो बचत जो है ना आय का वह हिस्सा है जो खर्च नहीं किया जाता है, और यह जो है ना मांग को सीधे क्या है प्रभावित नहीं करती है, बल्कि आय के स्तर और उपभोग की प्रवृत्ति से जुड़ी होती है। और मांग जो है ना मुख्य रूप से उपभोक्ता की आय और खर्च की करने की क्षमता पर क्या करती है, निर्भर करती है, बचत पर क्या होगा, नहीं करता है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 61 का रहा है कि घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। मुद्रा आपूर्ति में क्या होता है, बढ़ोतरी होती है। क्या होता है, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट आइए कर रहा है, देखिए यहाँ पे अभिकथन ए है और क्या है, कारण आर है। अभिकथन ए को पढ़िए और कारण आर को पढ़िए, दोनों बताइए, दोनों में से जो है ना कौन सही है कौन गलत है, बताइए। देखिए पहला अभिकथन ए कर रहा है कि अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले यात्रियों को जो है ना आकाश काला प्रतीत होता है, ये क्या है तो आपका सही है। और कारण आर कह रहा है कि अधिक ऊंचाई पर प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं होता है, ये भी क्या है तो आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। ए आर दोनों सही है तथा आर ए का क्या है, सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट आएगा कि निम्न में से कौन सा सदिश राशि जो है नहीं है, बताइए। इसमें सदिश राशि जो है ना कौन नहीं है, बताइए। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। लंबाई क्या है, सदिश राशि नहीं है, लेकिन बल आघूर्ण क्या है, सदिश राशि है। त्वरण क्या है, सदिश राशि। रेखीय संवेग क्या है, सदिश राशि, लेकिन लंबाई क्या है आपका अदिश राशि है। ठीक है, याद रखिए ना कि सदिश राशियाँ वे होती जिनके परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, जैसे बल, त्वरण, संवेग, बल आघूर्ण, वेग, विद्युत क्षेत्र और क्या है चुंबकीय क्षेत्र, ये सब क्या है सदिश राशियाँ हैं। और अदिश राशियाँ क्या होता है, अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती है जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है, वो क्या होता है अदिश राशियाँ कहलाता है, जिसमें क्या है लंबाई, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय, ऊर्जा, ताप, ये सब क्या है अदिश राशियाँ हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 64 का रहा कि जब एक कार की गति दोगुना कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल जो है ना कितना लगाना होगा, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक पर जो है ना ब्रेक बल कितना लगाना होगा। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 4 गुना। कितना लगाना होगा, 4 गुना जो है लगाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि गामा किरण के जो खोज करता है निम्न में से कौन है, बताइए। गामा किरण के खोजकर्ता जो है निम्न में से कौन है, तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पॉल बिलार्ड है। कौन है, पॉल बिलार्ड है। चलिए आगे देखिए करा कि भाप इंजन निम्न में से किस सिद्धांत पर जो है ना कार्य करता है, बताइए। भाप इंजन जो है निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ऊष्मागतिकी का सिद्धांत पे क्या करता है तो कार्य करता है। तो एक भाप इंजन जो है ना, एक भाप इंजन ऊष्मागतिकी के नियमों विशेष रूप से पहले और दूसरे नियमों पर क्या है तो कार्य करता है, और यह जो है भाप से ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक कार्य में क्या करता है, परिवर्तित करता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 67 का रहा है कि निम्न में से कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में क्या करता है, स्थानांतरित करती है, बताइए। कह रहा है कि कौन सी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करती है, बताइए कौन सा है। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, सितार। क्या होगा, सितार होगा। तो सितार एक क्या है, वाद्यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा मतलब तारों के कंपन को ध्वनि ऊर्जा मतलब ध्वनि तरंगों में क्या करता है, परावर्तित करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 68 का रहा है कि किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर जो है ना क्या होता है, बताइए। कह रहा है किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर क्या होता है, बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, धात्विक गुण में क्या होता है, कमी होती है। क्या होती है, धात्विक गुण में जो है ना कमी होती है। नेक्स्ट है कह रहा है कि हरा कशिश का रासायनिक सूत्र जो है ना क्या है, बताइए। हरा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या है, तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे ए होगा, FeSO4 इंटू क्या है 7H2O है। तो हरा कशिश जिसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में जो है ना ग्रीन विट्रियोल कहते हैं। का रासायनिक नाम बोलेगा तो वायल सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट है, और इसका रासायनिक सूत्र बोलेगा तो क्या है FeSO4 इंटू 7H2O होता है, जिसमें फेरस सल्फेट के एक अणु के साथ पानी के साथ जो है ना 7 गुण जो है ना 7 अणु जुड़े होते हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 70 का रहा है कि निम्न में से किसके मिश्रण में पीतल का निर्माण होता है, बताइए। निम्न में से किसके मिश्रण में जो है ना पीतल का निर्माण होता है, बताइए क्या होगा। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, तांबा और क्या होगा, जिंक होगा। तांबा कितना परसेंट होता है, 70% होता है। जिंक कितना 30% होता है। ठीक है, याद रखिएगा ना कि पीतल
एक मिश्र धातु है जो मुख्य रूप से जो है ना तांबा मतलब तांबा और जस्ता जिंक के मिश्रण से बनती है। समानता पीतल में क्या है लगभग तांबा 70% होता है और जस्ता जो है ना 30% होता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 71 करा कि किस यौगिक का प्रयोग निंद्राकारी दवा के रूप में जो है ना किया जाता है, बताइए। करा किस यौगिक का प्रयोग जो है निंद्राकारी दवा के रूप में किया जाता है, बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर आपका डी होगा। पैराल्डिहाइड का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, पैराल्डिहाइड का। तो याद रखना कि पैराल्डिहाइड एक निद्राकारी और शामक दवा है जिसका उपयोग अनिद्रा के उपचार में जो है ना किया जाता है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कि निद्राकारी दवा के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, पैराल्डिहाइड का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 72 कर रहा है कि निम्न में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत जो है ऋणात्मक तत्व है, बताइए। कराया कि निम्न में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत क्या है ऋणात्मक तत्व है, बताइए कौन सा है। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा फ्लोरीन है। क्या है, तो फ्लोरीन है। चलिए आगे देखिए कराया कि थायराइड ग्रंथि की सक्रियता की जांच में किस प्रकार के रेडियो समस्थानिक का अनुप्रयोग किया जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कराया कि थायराइड ग्रंथि की सक्रियता की जाँच में किस प्रकार के रेडियो समस्थानिक का अनुप्रयोग जो है ना किया जाता है, बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, आयोडीन 131 का जो है ना प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखिए करा कि विभिन्न पादपों की जैविक क्रियाओं का अध्ययन जो है ना क्या कहलाता है, बताइए। विभिन्न पादपों की जैविक क्रियाओं का जो अध्ययन है ना क्या कहलाता है। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, फिजियोलॉजी। क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित कारणों पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित कारणों पर ध्यान दीजिए बोल रहा है एड्स का संचरण होता है किससे, बताइए। एड्स का जो संचरण होता है ना किससे होता है। देखिए एड्स का जो संचरण होता है लैंगिक संभोग से होता है, रक्तदान से होता है और आपका प्लेसेंटा के संपर्क से होता है, तीनों से होता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, में से सभी से होता है। नेक्स्ट है ये करा कि केला एवं खजूर में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बताइए। केला एवं खजूर में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, पोटेशियम। क्या पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है। चलिए आगे देखिए करा कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में क्या है घुलनशील माना जाता है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है जो जल में क्या है घुलनशील माना जाता है, बताइए। जल में घुलनशील बोलेगा क्या, इसका ट्रिक होता है ना, भैंस गया पानी में, तो क्या होगा, बी और सी होगा। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, बी होगा, बी और सी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो जल में घुलनशील विटामिन बोलेगा बी, मतलब बी क्या है कॉम्प्लेक्स, और विटामिन सी होते हैं ये विटामिन शरीर में क्या है जमा नहीं होता और यह अतिरिक्त मात्रा मूत्र के माध्यम से क्या है बाहर निकल जाता है। और वसा में घुलनशील विटामिन बोलेगा तो ए डी ई के होता है। क्या होता है, ए ई डी के। और विटामिन और वसा जल में बोलेगा तो बी और सी होता है। चलिए आगे देखिए करा कि जिम्मी कंद का प्रयोग योग भाग जो है ना क्या है, बताइए। जिम्मी कंद का प्रयोग जो है ना योग भाग कौन सा है। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, धन कंद है। क्या है, तो धन कंद है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 79 का रहा है कि निम्न मानव हार्मोन में से किसके द्वारा सोने जागने के चक्र को नियंत्रित किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन का निम्न मानव हार्मोन में किसके द्वारा सोने जागने के चक्र को नियंत्रित किया जाता है। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, मेलाटोनिन। क्या होगा, मेलाटोनिन होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है, तो रोग है। सूची 2 में क्या है, तो कारक है। कौन सा रोग किसका कारक होता है, इसका कारक क्या है, इसके बारे में बताना है। देखिए पहला निमोनिया। निमोनिया का जो कारक है ना क्या है, बताइए। तो निमोनिया का कारक बोलेगा तो क्या है, निमोनिया का कारक बोलेगा तो क्या है, आपका जीवाणु है। और एथलीट फूड का कारक बोलेगा तो क्या है, एथलीट फूड का आपका कवक है। और इन्फ्लुएंजा का कारक बोलेगा तो क्या है, इन्फ्लुएंजा का जो कारक है ना ये आपका जीवाणु है। और आपका मलेरिया का कारक बोलेगा तो क्या है, प्रोटोजोआ है। ठीक है, तो निमोनिया क्या है, निमोनिया जो है ना वह यह मुख्य रूप से जीवाणु के क्या है संक्रमण से होता है। एथलीट फूड क्या है, एथलीट फूड जो है यह जो है ना कवक क्या है, संक्रमण है। इन्फ्लुएंजा क्या है, इन्फ्लुएंजा जो है आपका क्या है, इन्फ्लुएंजा विषाणु कारण होता है। और मलेरिया क्या है, मलेरिया जो है या प्लाज्मोडियम वंश के एक कोशिकीय प्रोटोजोआ परजीवी कारण होता है। यहाँ उत्तर क्या होगा, 3 1 4 2 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है। नेक्स्ट है निम्न में से किसने विटामिन सी की जो है ना खोज की थी, बताइए। विटामिन सी की जो खोज है ना किसने की थी। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अस्टेंज ग्योर्गी। किसने किया, अस्टेंज जो है अस्टेजेंट ग्योर्गी ने किया था। चलिए आगे देखिए करा कि बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुँचने वाला प्रथम भारतीय कौन था, बताइए। बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुँचने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, शेरपा फू दोरोजी था। कौन था, शेरपा फू दोरोजी। चलिए आगे देखिए करा कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला प्रथम देश कौन सा था, बताइए। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला प्रथम देश कौन सा था। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, भारत था। अपना देश भारत था। चलिए आगे देखिए करा कि सफ़ेद लिली निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, बताइए। सफ़ेद लिली जो है ना निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, इटली का है। किसका है, तो इटली का है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 85 का है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है ना कब मनाया जाता है, बताइए। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाते हैं।
तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। 7 अगस्त को जो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 86 देखिए, कथन 1 है और कथन 2 है। कथन 1 को पढ़िए और कथन 2 को पढ़िए, बताइए दोनों में से कौन सही है कौन गलत है, बताइए। तो देखिए कथन 1 कह रहा है कि विश्वतीय बायोम सबसे घना एवं सर्वाधिक जैव भार वाला वन बायोम है, ये क्या है? तो आपका सही है। और कथन 2 कह रहा है कि विश्वतीय वन क्षेत्र में वर्ष भर उच्च वर्षा एवं उच्च तापमान होता है, ये भी क्या है? आपका सही है। तो उत्तर क्या होगा? यहाँ पे सही पूछा है ना, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 1 और 2 दोनों सही है, तथा 2 जो है ना एक की क्या है? सही व्याख्या करता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि मोंटेवीडियो जो है ना किस देश की राजधानी है, बताइए। मोंटेवीडियो जो है ना, मोंटेवीडियो होगा। मोंटेवीडियो किस देश की राजधानी है? तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, उरुग्वे का है। किसका? उरुग्वे का है, ठीक है। और पोलैंड की राजधानी बोलेगा तो कहाँ है? वारसा है। पोलैंड की राजधानी बोलेगा तो कहाँ है? वारसा है। और मलावी की राजधानी बोलेगा तो कहाँ है? मलावी की राजधानी बोलेगा तो क्या है? लिलिंगवो है। क्या है? लिलिंगवो। और वियतनाम की राजधानी बोलेगा तो क्या है? हनोई है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि डोंग जो है ना किस देश का राष्ट्रीय मुद्रा है, बताइए। डोंग जो है ना, डोंग किस देश का राष्ट्रीय मुद्रा है? तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा वियतनाम। देखिए आ गया, वियतनाम का क्या है आपका जो है ना राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो आपका डोंग है। क्या है? डोंग है। और लेबनान का बोलेगा राजधानी कहाँ है? तो बेरूत है। क्या है? बेरूत है। और यहाँ अगर पूछेगा ना कि वियतनाम का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो वियतनाम का सबसे बड़ा शहर बोलेगा तो हो ची मिन सिटी है। बहुत फेमस सिटी है हो ची मिन। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 89 का है। यहाँ पे देखिए आपका बोल रहा है ना कि यहाँ पे बोल रहा है कूट की सतह से सही उत्तर को चुनिए। यहाँ पे सूची 1 में क्या है? व्यक्ति है। सूची 2 में क्या है? समाधि स्थल है। कौन सा व्यक्ति का समाधि स्थल क्या है, इसके बारे में बताना है। देखिए पहला जगजीवन राम का समाधि स्थल का नाम क्या है, बताइए। तो जगजीवन राम का समाधि स्थल बोलेगा तो क्या है? जगजीवन। जग में जो है ना समता रहना पड़ेगा, समता स्थल, ठीक है। शंकर दयाल शर्मा का बोलेगा समाधि स्थल का नाम क्या है? शंकर दयाल शर्मा का बोलेगा तो कर्मभूमि, ठीक है। और इंदिरा गांधी का बोलेगा तो क्या? इंदिरा गांधी का जो है ना क्या है? तो आसक्ति स्थल है। राजीव गांधी का बोलेगा तो क्या है? वीर भूमि। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पे 2, 3, 4 है, किसमें है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना बी में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 90 का है। देखिए 90 इंग्लिश का क्वेश्चन करा, विच टाइप ऑफ नाउन इज क्या है? लाफ्टर, बताइए क्या होगा? तो 90 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा एब्स्ट्रैक्ट होगा। चलिए आगे देखिए करा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडम ए डार्क हॉर्स, बताइए क्या होगा? तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा एन अननोन क्या है? जीनियस है। क्या है? एन अननोन क्या है? जीनियस होगा। चलिए आगे देखिए करा कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है ना गुणवाचक क्या है? विशेषण है, बताइए। उसने पूछा कि गुणवाचक जो विशेषण है ना कौन सा है, बताइए। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर आपका ए होगा, उचित होगा। क्या होगा? तो उचित होगा, ठीक है। तो उचित क्या है? गुणवाचक विशेषण है। और पाँचवा जो है ना कर्मवाचक, और कुछ जो है ना अनिश्चित परिणामवाचक, तथा 3 जो है ना क्या है? आपका आपका क्या है? गणवाचक है। तो पाँचवा क्या है? पाँचवा जो है ना आपका क्या है? तो क्रमवाचक। और अनिश्चित क्या है? आपका अनिश्चित जो है ना परिणामवाचक, तथा 3 क्या है? गणवाचक है, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा उचित होगा। क्या होगा? उचित होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 93 का रहा है कि सरल वाक्य की संयुक्त वाक्य में बदलें। यहाँ पे कह रहा है बच्चा दौड़कर मेरे पास आया, बताइए क्या होगा? सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदले, क्या होगा? बच्चा दौड़कर मेरे पास आया, बताइए। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बच्चा दौड़कर मेरे पास आया। क्या होगा? बच्चा दौड़ा और मेरे पास आया, तब क्या होगा? ये आपका क्या होगा? सही होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कर्मधारय जो है ना समास है, बताइए। कर्मधारय समास जो है ना आपका कौन सा है, बताइए। इसमें चारों में बताइए कि कर्मधारय जो समास है ना कौन सा है। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा नील गगन क्या है? तो कर्मधारय जो है ना समास है। जिस समास के समस्त कर्मधारय समास क्या है? तो जिस समास के समस्त होने वाले पद समानाधिकरण हो, अर्थात विशेष विशेषण भाव को प्राप्त हो, कर्ता कारक के हो और लिंग वचन के समान हो, वही जो है ना कर्मधारय समास होता है। तो नील गगन में क्या है? आपका कर्मधारय समास है। चलिए आगे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 95 से क्या आपका क्वेश्चन मैथ और रीडिंग का, इसको बना लीजिएगा। बाकी सभी लोग जो है ना ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ग्रुप में आपका सैटरडे संडे को आपका बिहार दरोगा मद निषेध का जो है ना प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, तो जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। तो देखिए 95 का देखिए आंसर हम बता दे रहे हैं। 95 का जो सही उत्तर है कोशिश कीजिएगा बनाने का, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। 95 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए 96, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 96 का रहा है। ये आपका जीके का क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कथन और निष्कर्षों पर विचार करें, सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पे कथन और क्या है? निष्कर्ष है। दोनों को पढ़िए, बताइए दोनों में से जो है ना कौन सही है, बताइए क्या होगा? थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे, बताइए। देखिए पहला यहाँ पे कह रहा है ना, कथन कर रहा है कि सरकार, कह रहा है ना कि कथन जो है ना, कथन कर रहा है कि सरकार ने इन संस्थानों के निदेशक के रूप में नौकरशाहों को नियुक्त करके कई शीर्ष वित्तीय संस्थानों को खराब कर दिया।
ये आपका निष्कर्ष देखिए कर रहा है। इस प्रकार आपका रीजनिंग का ही क्वेश्चन इस प्रकार समझ सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप इसको जिस वे में ले सकते हैं। कह रहा है देखिए निष्कर्ष ये कह रहा है कि सरकार को वित्तीय संस्थाओं को निदेशकों की नियुक्ति करते समय व्यक्ति को बीच क्षेत्र के विशेषज्ञता को ध्यान में रखना चाहिए। और निष्कर्ष देखिए 2 कह रहा है वित्तीय संस्थान के निदेशकों के पास संस्थान द्वारा किए गए जाने वाले वित्तीय कार्य के अनुरूप विशेषता को होनी चाहिए। ये भी बोल रहा है कि कथन यहाँ पे दिया निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 है, बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है कौन गलत है, मतलब कौन अनुसरण कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। ये आपका रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, जीके नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या होगा, तो 96 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए 97 भी आपका क्या है, रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, नहीं मैथ का है, मैथ का देखिए कह रहा है ना 97 देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन 97 का जो सही उत्तर रेशियो का क्वेश्चन है। 97 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 97 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 2:3 आएगा। रेशियो तो आप लोग पढ़े होंगे, रेशियो तो बहुत ईजी, मतलब समझ लीजिए कि रेशियो पे जो है ना पूरा जो कमर्शियल मैथ होता है रेशियो और परसेंटेज और एवरेज पे जो है ना आधारित होता है सारा, मतलब सोच लिए कि 50% जो है ना तो आपका रेशियो पे ही आधारित क्वेश्चन होता है। तो रेशियो जो है ना अगर नहीं पढ़े तो एक बार रेशियो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अभी तो आपका एग्जाम होने वाला है तो कोशिश कीजिएगा कि मैराथन क्लास या तो टॉपिक वाइज जो है ना कंप्लीट करने का, बाकी PYQ बनाइएगा तो आपका जो है ना हर जगह से वहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 98 देखिए 98 का जो सही उत्तर होगा 98 भी देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे ए होगा। ये देखिए आपका क्या है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 99 का देखिए सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 100 का जो सही उत्तर बोल रहा है कि सही उत्तर जो है ना चयन करें क्या होगा। यहाँ पे देखिए 2 कथन दिया मैथ का ही क्वेश्चन है, तो 100 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 100 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए होगा। 1 और 2 दोनों क्या है बिल्कुल सही है। तो ए रहा आपका बिहार पुलिस मद निषेध रुटरिया का प्रैक्टिस सेट आपका जो है ना 8 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ जिनको भी प्रैक्टिस सेट ग्रुप ज्वाइन करना आप सभी लोग इस नंबर पे कॉल करिए 7549392490। इस नंबर पे जो है ना कॉल करके बात कर लीजिएगा कि हाँ हमें बिहार दरोगा मद निषेध का ग्रुप ज्वाइन करना है प्री के लिए, जो रुटरिया का प्रैक्टिस सेट 10 प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। तो आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिएगा। बाकी ग्रुप में जो है ना सारा आपका राहुल स्टडी जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आपका डिटेल वगैरह दिया हुआ है, तो वहाँ पे पढ़ लीजिएगा। और इसी नंबर पे जो है ना पेमेंट करके 99 रुपया, और यही नंबर क्या है आपका 7549392490 आपका व्हाट्सएप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेजिएगा तो ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। आपका मंडे टू फ्राइडे जो है ना आपका यहाँ पे आपका 2 प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन आपका बिहार पुलिस मद निषेध का हो रहा है। सैटरडे संडे आपका ये आपका टेस्ट होगा जो आपका बिहार दरोगा मद निषेध का होगा, क्योंकि आपका बिहार पुलिस मद निषेध का एग्जाम डेट आ गया है, 14 तारीख से एग्जाम होना है, तो इसलिए जो है ना आपका प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। तो अगर आपको तो अधिकतर लोग फॉर्म भरे होंगे बिहार पुलिस मद निषेध कचपाल का, तो अगर चाहते हैं कि हाँ ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं तो आप सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाइए। ठीक है, तो क्लास कैसा लगा सभी लोग जरूर बताइएगा, कमेंट में बताइएगा कि हाँ आप लोग का कितना मार्क्स आया। और प्लीज़ सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया और क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।